नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। जीआईएस 2023 का आगाज हो चुका है, दूसरा दिन है आज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे से जीआईएस में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लखनऊ आएंगी और जीआईएस 2023 में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। दोपहर 2:45 पर लखनऊ पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सत्र का आज दूसरा दिन है। कल जिस प्रकार से भव्य आयोजन हुआ था, आज भी बड़ा आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दिखाने का कार्य इस जीआईएस में किया गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, अपना विजन बता रहे हैं कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश को इन्वेस्ट करने के लिए चुना है तो क्यों चुना है, आगे क्या प्लान रहेगा, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तमाम ये सभी चर्चाएं इस कार्यक्रम में चल रही हैं और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2:45 पर स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। स्मृति ईरानी बीजेपी की एक अच्छी वक्ता भी मानी जाती हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगी, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने का उपहार भी मिला और उन्हें केंद्रीय मंत्री पद का पद भी मिला है, तो वो आखिरकार क्या कहेंगे आकर के इस समिट के बारे में, कितना वो प्रसन्न होंगे, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। और क्या कुछ उन्हें दिखाया जाएगा, क्योंकि कल जब हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्हें उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की विरासत को दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि कैसे हस्तशिल्प, हस्तकला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसी को बढ़ावा देने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। तमाम जो निवेशक आ रही हैं वो भी जो उत्तर प्रदेश की खासियत है, जो उत्तर प्रदेश को अलग बनाती है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स तैयार है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लखनऊ जाएंगी। और अब आगरा से अगली खबर आपको बता रहे, G20 देशों की बैठक है आज। 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा। G20 समिट में स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी और विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। ड्रोन से डेलीगेशन पर भी पुष्प वर्षा हुई है। 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा और इसी के साथ साथ G20 समिट में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। विदेशी मेहमानों का आगमन हो चुका है। आगरा में भव्य स्वागत किया गया है विदेशी मेहमानों का। ड्रोन से डेलीगेशन पर पुष्प वर्षा भी की गई है और इस बार के जीआईएस को अगर अलग बनाना है तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो मेहमान भी हैं और ऐसे में मेहमानों का स्वागत करना हमारी संस्कृति में निहित है। और आप देखिए कि किस प्रकार से स्वागत किया गया है। तमाम जो मेहमान आए हैं, प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा। खासा व्यवस्था आगरा में की गई है प्रतिनिधिमंडल के रुकने के लिए और इसी के साथ साथ आगरा का भी कायाकल्प पलटा गया। जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आगरा की क्या तस्वीर थी, उसे कैसे सजाया जा रहा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब यहाँ पर आएंगे तो वहाँ की इमेज को देखेंगे। और इसी के साथ साथ विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जब कोई बड़ा समिट होता है तभी सरकार क्यों तैयार रहती है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से और इसी के साथ साथ आगरा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए कृष्णा त्यागी। सबसे पहले कृष्णा त्यागी, आपका मैं रुख करना चाहूँगी। कृष्णा त्यागी, क्या तैयारियां आगरा में चल रही हैं, क्योंकि देखिए जो बाहर से डेलीगेशन आया है उनका भी भव्य स्वागत किया गया है और इसी के साथ साथ आज क्या कार्यक्रम रहेगा, बताएं। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार आगरा प्रशासन काफी लंबे समय से
G20 की तैयारी में जुटा हुआ था। उसके बाद शाम को करीब लोग G20 को लेकर यहाँ पर आए, एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे और इनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये होटल ताज कन्वेंशन है, जो पीछे का जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये होटल ताज कन्वेंशन है, जहाँ पर G20 के जो विदेशी मेहमान है यहाँ पर रुके हैं। ये वहाँ पर यहाँ का गेट है जो आप देख पा रहे हैं। यह G20 का जो बिल्कुल यहाँ से यहाँ बताया जा रहा है केंद्रीय स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये पूरा गेट है जो आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है फ्लैट की शुरुआत जोश से की गई है, उसके बाद यहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट होगा और यहाँ पर उसके बाद उनका जो सत्र चालू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह से बात होगी और यहाँ उसके बाद यहाँ पर करीब 6 बजे के समय लाइव प्ले का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद यहाँ से कल का भी इसी प्रकार कार्यक्रम होगा। सुबह की शुरुआत योग से होगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होगी और उसके बाद शाम 4 बजे का आयोजन का दीदार करेंगे। तो इस प्रकार की पूरी तैयारी की गई है। सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर जोर सबसे ज्यादा दिया गया है। यहाँ पर अभी काफी कुछ देर बाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। आपको बता दें यहाँ पर G20 की तैयारी को लेकर आगरा प्रशासन ने पूरी चोटी का जोर लगाकर मेहमानों की रहे तो यहाँ पर पूरी तरह जैसन की तरह सजाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभी दिखाई दे रहा है, किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है और चौराहों पर भी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भव्य तैयारियां की गई हैं। जो डेलीगेशन आएगा उन्हें एंट्री पॉइंट पर ही पता चल पाएगा कि कितना भव्य आयोजन किया गया है और क्या उत्तर प्रदेश की खासियत है, खासतौर पर आगरा की क्या खासियतें दिखाने की कोशिश की गई है। कृष्ण त्यागी, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं, स्मृति ईरानी भी पहुंच रही हैं। क्या आज का कार्यक्रम की रूपरेखा भी कल की तरह ही होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफ़ी उत्साह के साथ होगा क्योंकि जिस तरीके से 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये इन्वेस्टर चलेगा, समिट चलेगा, इसको लेकर के लगातार जो है पहले से ही सबके प्रोग्राम बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो लखनऊ पहुँचेंगे और लखनऊ पहुँचने के बाद से के लोग डेलीगेशन के साथ में हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य वो बात करते नजर आएंगे। इसके बाद राकेश सचान है वो बात करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है वो पूरी तरीके से निर्धारित है और आज के सेशन में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक सेशन लगातार चलेंगे। इन सेशनों में जो उत्तर प्रदेश में आए हुए इन्वेस्टर हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, अपने MOU का किस तरीके से वो जो है साइन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री का आना पहुंचना और उसके बाद से कई शिरकत करना, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की आने वाले भविष्य के लेकर के उज्जवल भविष्य के लिए अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि जिस तरह से बाल विकास पुरस्कार लगातार जमीन पे काम कर रहा है और स्मृति ईरानी मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे उनका वो यहाँ पहुँचेंगी तो उत्तर प्रदेश के लिए इन बाल विकास पुरस्कार की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बड़े काम आएंगे। इसके साथ ही साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान, वो भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो मौजूद रहेंगे। वो भी अपने सेशन में बातचीत करते नजर आएंगे। तो 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये सेशन लगातार चलते रहेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में जापान और UAE के लोगों के साथ में डिनर होगा, वो रात में होगा। जी ठीक है, पूरा स्केड्यूल आपने बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ संदीप, क्योंकि कल जब पूरा आयोजन हुआ था तो इस पर अखिलेश यादव ने कह दिया था कि सिर्फ बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा, MOU बड़े बड़े साइन हो रहे हैं, जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से बयान आया।
संदीप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? संदीप, क्योंकि जिस तरह से कल बड़ा आयोजन हुआ और उस पर विपक्ष ने निशाना साधा, खास तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रही है, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, धरातल पर कुछ कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, हम एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या खासियत रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, किस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ कृष्णा त्यागी बने हुए हैं आगरा से। कृष्णा त्यागी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम डेलीगेशन बाहर से पहुंचा है, उनके रहने की, उनके ठहरने की कैसी व्यवस्था है और इस पूरी तमाम व्यवस्थाओं को कौन जांच रहा है? बता दो, जो विदेशी मेहमान जो आए हैं उन्हें ताजवी होटल में और ताज कन्वेंशन में ठहराया गया है। जो आप पीछे देख सकते हैं, ये होटल ताज कन्वेंशन है, जहां पर पीछे सुरक्षा काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है, काफी पुलिस फोर्स मौजूद है। एटीएस की टीम भी यहाँ पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिसके चलते कोई सुरक्षा में कमी न हो। और आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से तैयारी की जा रही थी और पूरे शहर को इतना सुंदर बनाया गया है, चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं विदेशी मेहमानों के लिए जो तैयारी की गई है वाकई में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो सुबह होते ही तो वहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे, जिसको कह सकते हैं कि ये विदेशी मेहमानों के लिए जो इस तरह से भव्य स्वागत जो किया गया है, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जी वाकई में उन्हें भी काफी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कह सकते थे उनके अंदर भी उस कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर जो उनके चेहरे पर जो झलक थी, उसे देखकर लग रहा था कि वाकई में जो शहर को जो सुंदरता बनाई गई है वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और आज जो कार्यक्रम रहने वाला है, जैसे सुबह योग का कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा और महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनको लेकर प्रेस वार्ता करेंगी। तो उस सबसे ज्यादा महिलाओं की सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर शाम के समय जो लाल किले का भ्रमण होगा, वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देंगे वो बहुत ही रोमांचक होंगे और बहुत ही सराहनीय देखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विदेशी मेहमान हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और भ्रमण से और जो चित्रकारी जो की गई है भव्य तरीके से और उनकी तैयारी की गई है, उनको लेकर उनके दिल में किस प्रकार की आगरा ताजनगरी के लिए छवि जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, चूंकि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच रही है इस कार्यक्रम में और स्मृति ईरानी को जाना जाता है कि जब वो बोलती हैं तो बेहतरीन बोलती हैं और विपक्ष पर निशाना साधती हैं तो एक एक चीज़ सभी के सामने स्पष्ट तौर पर रख देती है। जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है इसको धरातल पर हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले भी समिट हुए थे, धरातल पर नहीं दिखाई दिए। तो क्या स्मृति ईरानी इसका भी जवाब दे सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और उनका उत्तर प्रदेश से काफ़ी लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश में वो आना जाना उनका लगा रहता है। उसकी अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष पे वो हमलावर होती हैं और लगातार जो अगर विपक्ष अगर उस पर इन्वेस्टर मीट या इन्वेस्टर समिट को लेकर के अगर किसी प्रकार से बयानबाजी होती है तो उसका बातौर जवाब देना स्मृति ईरानी बाखूबी जानती हैं। और इसको लेकर के स्मृति ईरानी का उत्तर प्रदेश में आज आगमन होगा और उसके बाद आगमन के बाद से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में वो सम्मिलित होंगी। कई ऐसे बड़े MU होंगे जिसमें जो है वो साइन हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। हो सकता है कि स्मृति ईरानी का संबोधन हो, संबोधन में निश्चित तौर पे विपक्ष पे जरूर हमलावर होंगी। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश को कैसे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे कैसे ले चलना, उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खास चीज़ें होंगी कि जब स्मृति ईरानी का जब
इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और उनका संबोधन होगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज के जो कार्यक्रम है वो लगातार जो है 10 बजे से 5 बजे तक के कार्यक्रम है और कई सेशन में इन कार्यक्रमों को रखा गया है और सभी सेशन जो हैं उन सेशनों में हर एक मंत्री को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उन जिम्मेदारी का वो उनके साथ में परिवहन करेंगे निश्चित तौर पे। और अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी आज के समिट में शिरकत करते नजर आएंगे, डेलीगेशन से बातचीत करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी बातचीत करते नजर आएंगे। राकेश सचान मंत्री हैं, वो भी जो कि नजर आएंगे। और जो बड़े नेता हैं कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका आज लखनऊ में आगमन होना है और लखनऊ में उनका संबोधन भी होना है। ठीक है संदीप, हम लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे। कृष्ण त्यागी, शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि G20 समिट में आज क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं लखनऊ से। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मित्तल पर एफआईआर दर्ज की गई है। अरुण मित्तल ने 2 साल में 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति बनाई। जनवरी 2020 से फरवरी 2020 के बीच 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की गई है। जांच के दौरान दिल्ली के केनरा बैंक में 11 लाख के जेवरात भी मिले हैं और नई दिल्ली के 3 बैंक लॉकर से 1 करोड़ से अधिक का कैश भी मिला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली के 3 बैंक लॉकर से 1 करोड़ से अधिक का कैश भी मिला है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। और इसी के साथ साथ नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मित्तल पर एफआईआर दर्ज की गई है। नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ ऑफिसर हैं अरुण मित्तल, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जनवरी 2020 से फरवरी 2020 के बीच 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। संदीप हमारे साथ बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि अरुण मित्तल पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने बेहद ही कम समय में 3 करोड़ की संपत्ति को अर्जित किया है और इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने कम समय में 3 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई है और अब आगे क्या कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी इंजीनियर हैं और उनका अगर बात किया जाए तो उनके साल 2020 से लेकर के 22 तक की अगर संपत्ति की बात करें तो 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के सीबीआई ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और लखनऊ में उनके भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यानी कि जिस तरीके से उनकी आय से अधिक संपत्ति बना करके बैठे हुए थे और उन पर जाँच के आदेश हुए थे, कि शिकायत होने पर जाँच के आदेश हुए थे, फिर उसके बाद से अगर बात करें तो लगातार सीबीआई इस मामले को देख रही थी। हालांकि अब जो है एफआईआर हो चुकी है अरुण मित्तल के ऊपर, तो निश्चित तौर पे आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और इससे पहले अगर बात करें तो इनके ऊपर कई आरोप और लग चुके थे, जिससे इनकी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब शिकायतों का दौर इस तरह ऐसा बढ़ा कि आखिरकार सीबीआई ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, क्योंकि जो इनका बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट में आय से अधिक संपत्ति देखी गई है। और इसके साथ साथ भी सीबीआई इन पहलुओं को भी पड़ताल करेगी कि आखिर जो संपत्ति है उनकी प्रॉपर्टी कहां खरीदी गई है और कैश कितना बरामद होगा। इन सारे तथ्यों को लेकर के भी अब जो है सीबीआई की टीम कह लें तो जांच करती नजर आएगी। जी ठीक है संदीप, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर के आदेश भी जारी किया है। जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 18 फरवरी को 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शब-ए बारात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही कई परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साथ ही विधान भवन के आसपास के इलाके व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और इन रास्तों में लाल बत्ती चौराहा से बंदरिया बाग चौराहा, बंदरिया बाग चौराहा से गोल्फ क्लब,
चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा तक पुलिस की निगरानी रहेगी, सतर्कता रहेगी। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा बने हुए हैं। संदीप मिश्रा, आगामी दिनों को अगर हम देखें तो कई त्योहार आ रहे हैं और कई त्योहारों के मद्देनज़र ताकि शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, इसको देखते हुए पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर भी रही है और तैनाती की जा रही है जगह जगह पर। अभी क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही पुलिस ने धारा 144 लगाई है, जिससे किसी प्रकार से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना हो सके, या कह लें कि इस जो ऐसे स्थल बनाए हैं जैसे विधानसभा है या लोक भवन है, मुख्यमंत्री आवास है, और इसके साथ ही साथ हजरतगंज चौराहा जो मेन माना जाता है लखनऊ सिटी का, इन ऐसे चौराहों को पूरी तरीके से अगर देखा जाए धारा 144 में रखा गया है। लखनऊ पूरी तरीके से धारा 144, क्योंकि आने वाले समय में बड़े त्यौहार हैं, शिवरात्रि का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, शब बारात का त्यौहार है, तो इन त्योहारों को मद्देनजर भी इन सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता करने के लिए जो है धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षा भी है, उस परीक्षा को नकल विहीन बनाना है और इसको लेकर के धारा 144 का उल्लंघन ना हो किसी प्रकार से। या आगामी विधानसभा सत्र का भी आगाज होना है, विधानसभा सत्र के आगाज से ठीक पहले जो है अब देखा जाए तो वहां पे किसी प्रकार से कोई धरना प्रदर्शन ना हो सके या कोई जलनशील पदार्थ ऐसा लेकर के विधानसभा के आसपास व्यक्ति ना पहुंच सके। तो इन सब मांगों को देखते हुए 144 का लागू किया गया है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो सके और शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी रखी है, क्योंकि हर चौराहों पे अगर बात की जाए तो पुलिस फोर्स को पहले से तैनात कर दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टर समिट चल रहा है और इसके साथ ही साथ में धारा 144 का मतलब है किसी प्रकार से कोई उल्लंघन न कर सके और कोई ऐसी सामग्री लेकर के विधानसभा या अगर कह ले मुख्यमंत्री आवास के आसपास ना लेकर पहुंच सके। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों से कोई छेड़छाड़ न कर सके, इन नियमों को ना कोई तोड़े, इसलिए धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि सकुशल लोग जो हैं अपना जीवन यापन करते रहें। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की इटावा से। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने रौंदा है, ट्रक ड्राइवर समेत महिला भी घायल हुई है। नेशनल हाईवे के बुडेला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और यह बड़ा हादसा बताया जा रहा है। ये ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, वो भी नेशनल हाईवे पर। ऐसे में हादसा होना तो लाजमी था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस को और सतर्क होना होगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी जो कि नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी को तो खतरे में डालते ही हैं, दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए कि अगर 3 लोगों की मौत हो जाती है इस हादसे में तो कितना बड़ा ये हादसा रहा होगा, कितनी भीषण टक्कर हुई होगी। ड्राइवर समेत महिला भी घायल हुई है और इसी के साथ साथ ट्रक ड्राइवर समेत महिला भी घायल हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो इटावा से पूरी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक रॉन्ग साइड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। और अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, पुलिस ने निस्बत अंसारी को हिरासत में लिया है। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत अंसारी और अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची थी। अंसारी की पत्नी मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर के पहुंची थी। डिप्टी जेलर के कमरे में मुलाकात हो रही थी। अचानक तलाशी में मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अंसारी की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोहनलाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सोहनलाल, अंसारी की पत्नी जब उनसे मुलाकात करने के लिए जेल में पहुंची तो क्या वो फोन लेकर के साथ में पहुंची थी? अगर फोन लेकर के साथ में पहुंची है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है?
जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब्बास अंसारी की जो है पत्नी निकाहत अंसारी जो है चित्रकूट रगौली जिला कारागार में अपने पति से अनऑफिशियल जो है मिलने जाती थी और यही चित्रकूट में एक गोपनीयता तरीके से कमरे ली थी और कमरा लेने के बाद जब उनकी इच्छा होती तो जिला कारागार रगौली अपने पति से मिलने जाती थी। इसकी भनक जो है जिला प्रशासन को लग गई, जिसको लेकर के कल पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की संयुक्त टीमों ने जो है जिला कारागार रगौली में देर शाम जो है अचानक छापा मारा था। छापा मारने के दौरान जो है अब्बास अंसारी की पत्नी निकाहत और जो है अब्बास अंसारी जेल अधीक्षक के जो है ऑफिस के बगल में मिल रहे थे, तभी जो है उनको जो है अनऑफिशियल तरीके से मिलते हुए जो है गिरफ्तार किया गया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो निकाहत अंसारी का कोई भी जो है जेल के अंदर कोई एंट्री नहीं थी। ठीक है सोहन लाल, लेकिन नियमों के विपरीत अगर ये सब कुछ हुआ है तो कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।